बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हेल्थ टॉक में मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान फलक कादर। आपको प्रोग्राम में वार्म वेलकम करती हूं। नाज़रीन, मैंने हमेशा आपको डिफरेंट तरह के टॉपिक्स पर जो है अवेयर करने की कोशिश की है। इसी तरीके से जो है आज भी मेरा टॉपिक कुछ यूनिक सा है और वो आप सबका फेवरेट भी है, अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें आप इवन बेबी का जेंडर भी मालूम कर सकते हैं कि आया वो बेबी गर्ल है या बेबी बॉय है। इसके अलावा कुछ एनोमलीज़ होती हैं, कुछ एबनॉर्मलिटीज़ होती हैं जो डॉक्टर्स गायनोकोलॉजिस्ट वक्फे से जो भी प्रेग्नेंट वुमेन होती है उनको कहती रहती हैं कि आप अपना अल्ट्रासाउंड करवाती रहें, ताकि खुदा न खास्ता कोई भी एबनॉर्मलिटी बॉडी के अंदर ग्रो अप हो रहा है या कोई भी ऐसी चीज़ हो रही है जो मतलब अच्छी नहीं है या आपकी सेहत के लिए अच्छी नहीं है, ताकि वो हम उसको डायग्नोज कर सकें। इसीलिए आज हमने अपने प्रोग्राम में एक बहुत माहिर डॉक्टर को इन्वाइट किया है जिनकी स्पेशलिटी जो है सोनोलॉजी है और इसके अलावा जो है वो डिफरेंट तरीके से क्लिनिक्स में वो प्रैक्टिस भी करती रही हैं। उसके साथ साथ जो है हमारे साथ अल्ट्रासाउंड टेक्नोलॉजिस्ट भी मौजूद हैं जो हमें बताएंगे कि प्रिपरेशन कैसे होती है अल्ट्रासाउंड की और कौन कौन सी बीमारियां ऐसी हैं जिसपे आप नहीं कर सकते, क्या कॉन्ट्रा इंडिकेशन है, क्या इंडिकेशन हैं। हमारे साथ आज मौजूद हैं प्रोग्राम में डॉक्टर कुर्रतुल-ऐन नियाज़, शी इज़ अ सोनोलॉजिस्ट, और हमारे साथ मौजूद है आसिफ खान, ही इज़ टेक्नोलॉजिस्ट इन MRI एंड अल्ट्रासाउंड एज वेल। वार्म वेलकम इन माई प्रोग्राम बोथ ऑफ यू। थैंक यू सो मच, आप तशरीफ लाई हैं। थैंक यू सो मच, आपने बुलाया हमें। जी, सबसे पहले मेरा आपसे ये सवाल होगा कि व्हाट इज़ द अल्ट्रासाउंड। सबसे पहले मुझे ये तो जाहिर सी बात है हर किसी को पता है अल्ट्रासाउंड होता है। व्हाट इज़ द साउंड एंड व्हाट इज़ द अल्ट्रा, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हम बिल्कुल सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं कि अल्ट्रासाउंड जो है बेसिकली वो हाई फ्रीक्वेंसी साउंड वेव्स होती हैं, मोर हायर देन द ऑडिबल रेंज ऑफ द ह्यूमन बीइंग ना, 20,000 kHz। ठीक, वो हाई फ्रीक्वेंसी साउंड वेव्स जो हैं जब प्रोब के थ्रू वो ह्यूमन बॉडी को टच करती हैं तो फिर उसके ज़रिए हम लोग इंटरनल ऑर्गन्स जो हैं, जो हमारा इंटरेस्ट का ऑर्गन होता है, उसमें हम लोग नॉर्मल या पैथोलॉजीज़ वगैरह जो है वो मालूम कर सकते हैं। और अल्ट्रासाउंड इसी तरीके से नॉन इन्वेसिव प्रोसीजर होता है बेसिकली अल्ट्रासाउंड, और चीप होता है एज़ कम्पेयर टू अदर मेथड जैसे CT स्कैन या MRI वगैरह हो गया। तो अल्ट्रासाउंड को बहुत इजी है, सेफ़ है, लोग प्रेफर करते हैं ना। और अर्ली डायग्नोसिस भी हम बहुत सारी डिजीज़ की कर सकते हैं अल्ट्रासाउंड के थ्रू। अच्छा, अल्ट्रासाउंड सिर्फ प्रेगनेंसी के लिए इम्पोर्टेंट नहीं रखती, उसमें बहुत सारी चीज़ें जी। होती हैं। अल्ट्रासाउंड देखें, अब तो एक बहुत वास्ट फील्ड हो गई है अल्ट्रासाउंड की। अल्ट्रासाउंड में भी जैसे एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड आ जाता है, ब्रेस्ट रिलेटेड अल्ट्रासाउंड आ जाते हैं, ऑब्स रिलेटेड अल्ट्रासाउंड है, पेल्विक अल्ट्रासाउंड होते हैं, फिर अब लेटेस्ट जो है वो डॉपलर अल्ट्रासाउंड आ गए हैं। तो इसमें ये होता है कि आप बहुत अर्ली जो है वो किसी भी डिज़ीज़ को पकड़ सकते हैं। फिर फर्दर जो इन्वेस्टिगेशन वगैरह होती है वो डॉक्टर या जो क्लिनिशियन होगा, जब ये रिपोर्ट उसके पास जाती है तो वो करवाते हैं और फिर दोनों चीज़ों को कोरिलेट करके वो एक फ़ाइनल डायग्नोसिस पे आते हैं ना। अच्छा, दोनों चीज़ों को वो करके। जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि सिर्फ अल्ट्रासाउंड पे तो फाइनल डायग्नोसिस नहीं हो सकती है ना। अगर हमें वहाँ पे कोई एबनॉर्मलिटी नज़र आ रही है तो लाजमी हम उसको मेंशन करेंगे और उसके साथ हम लोग सजेस्ट भी करते हैं कि इसकी फर्दर ये जो है ना टेस्ट और होने चाहिए, जिस पे फिर डॉक्टर जो है या उनका फिजिशियन जो है वो अपनी फाइनल डायग्नोसिस करेगा और उसके हिसाब से उसकी ट्रीटमेंट स्टार्ट होगी। उसके हिसाब से ट्रीटमेंट स्टार्ट होगी। जी आसिफ साहब, आप ज़रा बताइएगा मुझे कि जैसे कि MRI, CT स्कैन, अल्ट्रासाउंड के लिए पेशेंट आते हैं तो बहुत सारे सवालात होते हैं कि हम निहार मुँह आएँ, खाना खाकर आएँ, पानी पीकर आएँ, क्या प्रिपरेशन होती है इनिशियली? अस्सलाम वालेकुम। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका थैंक यू सो मच, आपने हमें बुलाया यहाँ पे। देखिए, बहुत सारे टेस्ट हैं और मुख्तलिफ प्रिपरेशन होती हैं। लाइक जैसे कि एब्डोमेन का अल्ट्रासाउंड कराने के लिए आता है या CT स्कैन या MRI के लिए आता है, तो हम उसे कब मिनिमम 12 आवर्स की फास्टिंग हम उसे कहते हैं, और आने से पहले कम से कम पानी भी इतना पी कर आए कि ब्लैडर उसका फुल हो, तो ताकि हम इजीली उसका स्कैन कर सकें। और बाकी जिसके प्रीवियस स्कैन वगैरह होते हैं वो अगर हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर बना के चलेंगे, देखते हैं। अच्छा, जो MRI के लिए पेशेंट आ रहा होता है तो उसके लिए क्या प्रिपरेशन होती है? उसके लिए सिंपल यही है कि वो फास्टिंग में आएगा। MR के लिए तो बेसिकली हमें 2 आवर्स की फास्टिंग चाहिए होती है एक्चुअल। अगर वो फास्टिंग है तो बेस्ट है। MRI के लिए 2 आवर्स की फास्टिंग आपकी बॉडी के किसी भी ऑर्गन का हो? नहीं, सिर्फ एब्डोमेन की बात हो। एब्डोमेन के लिए? अगर बाकियों के लिए आता है तो फिर कोई नीड नहीं है फास्टिंग की, वो सिंपल आए और अपना स्कैन करवा के चला जाए। अच्छा, उसके लिए। और एक कंट्रास्ट होता है, एक प्लेन होता है, जरा इसके बारे में बताइए। कंट्रास्ट स्कैन बेसिकली की डाई होती है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं लाइक ट्यूबरक्लोसिस हो गई या कोई ऐसा इन्फेक्शन है जो हमें प्लेन स्टडी में नज़र नहीं आता, जिसे हम आम जुबान में कहते हैं कि सादा टेस्ट हमने करवाया है
जो बगैर इंजेक्शन वाला होता है, हमें उसमें नज़र नहीं आ रहा, तो हम उसको देखने के लिए कंट्रास्ट स्टडी करते हैं, एक डाई देते हैं। जो डाई देने के लिए हमें बेसिकली दो चीज़ें चाहिए होती हैं, एक तो हमें यूरिया और क्रिएटिनिन, दो ब्लड टेस्ट होते हैं, ये हमें लाजमी चाहिए होते हैं, ताकि हम उसे ये देख सकें कि किडनी लेवल जो है पेशेंट का वो क्या है। अगर क्रिएटिनिन लेवल नॉर्मल है तो फिर हम इजीली कंट्रास्ट का कर सकते हैं, अगर वो अब नॉर्मल होगा तो हम उसका कंट्रास्ट स्टडी नहीं कर सकते। अच्छा, मुझे आप ये बताएं कि जैसे कि कोई आता है और वो उसको पता नहीं होता, वैसे सिटी स्कैन या एमआरआई करवाने आ गया है आपके पास, तो उसमें फिर वो उनको आप सजेस्ट करते हैं कि आप कंट्रास्ट कराएं या प्लेन करवाएं। किन मरीजों में कंट्रास्ट की ज़रूरत पड़ती है, किन मरीजों में प्लेन की ज़रूरत पड़ती है? देखिए एज पर कि तुमसे नीड की हिस्ट्री क्या है पेशेंट की। अगर लाइक सिंपल पेशेंट आता है कि जी मुझे सिर्फ हेडेक है, तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल उसका हम सिंपल प्लेन स्टडी करेंगे। अगर हम किसी को देख रहे हैं सिम्टम्स के हमें ट्यूबरक्लोसिस के लग रहे हैं या ऐसी कोई चीज़ जो कि पेशेंट की पहले चलती आ रही है, लाइक सीए है जो कि आपको पता है कि प्रीवियस स्कैन चलते आ रहे हैं, वो अचानक आके कि जी मुझे अपना कंपैरिजन करवाना है, तो हमें डेफिनेटली उसका कंट्रास्ट ही करना है। लेकिन अगर जो बिना किसी सिम्टम के आ रहा है, डायरेक्ट आया कि मुझे स्कैन करवाना है, कि हमने कंप्लेंट्स पूछी हेडेक है, वर्टाइगो है या नोजिया, इस तरह की तो हम सिंपल प्लेन स्टडी करेंगे उसकी। ठीक है, ग्रेट, ओके। डॉक्टर साहब ज़रा आप मुझे बताइएगा, अल्ट्रासाउंड से रेलिवेंट एक सवाल है कि एक तो सबसे पहले कि जिस तरह मैंने आसिफ साहब से पूछा कि लोगों के माइंड के अंदर ये सवाल होता है कि खाना खा के जाएं, खाना ना खा के जाएं, कितनी फास्टिंग होनी चाहिए, तो इसी तरीके से अल्ट्रासाउंड के अंदर आप माहिर हैं, तो बहुत सारी ख़वातीन ऐसी आती होंगी जो प्रिपरेशन के बगैर आ जाती होंगी, तो अर्ली क्या प्रिपरेशन होती है अल्ट्रासाउंड की? देखिए, अब ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा अल्ट्रासाउंड करवा रहे हैं। अगर हम होल एब्डोमेन, जैसे एब्डोमेन का अल्ट्रासाउंड जो कि नॉर्मल आता है हमारे पास, तो उसके लिए हमें 8 to 10 या 12 आवर्स की फास्टिंग चाहिए होती है। और हम प्रेफरेबली हम कहते हैं पेशेंट को कि रात को आप 12 घंटे जो पहले खाना खाएं वो थोड़ा फ़ैट फ्री डाइट ले लें ना। फ़ैट फ्री डाइट लेने से ये होगा, और फिर ये कि सुबह को जब आप आएँ 12 घंटे की फास्टिंग हो, तो सिर्फ आप नॉर्मल सादा पानी पीते हुए आप आएँ, ताकि आपका ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर जो है वो फुल हो जाए, तो उसके में हमें देखने में आसानी होती है। लेकिन अगर जैसे पेशेंट प्रिपेयर नहीं होता, खाना खा के आ जाता है, तो उसका गॉल ब्लैडर कॉन्ट्रैक्टेड हो जाता है, जिसकी वजह से कोई फाइंडिंग मिस होने के चांसेस होते हैं। तो हमारी पहली कोशिश यही होती है कि वो फास्टिंग के साथ आए ताकि अच्छे रिजल्ट मिलें, क्योंकि ज़ाहिर है वो भी एक अपने पैसे लगा रहा है, अपना पैसा खर्च कर रहा है, वो चाहता ही है कि मैं किसी अच्छी जगह से करवाऊँ ताकि मुझे अच्छे रिजल्ट ही मिले ना, ताकि बार बार फिर मुझे अपना स्कैन ना करवाना पड़े। अब जैसे पेल्विस का स्कैन है, फीमेल्स जैसे आती हैं पेल्विस का स्कैन करवाने के लिए, तो उनके लिए हम लोग कम से कम 1 से 1.5 लीटर पानी कहते हैं कि उसके लिए फास्टिंग की कोई ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन पानी पीते हुए आएँ ताकि आपका ब्लैडर फुल होना चाहिए। अब ऑब से रिलेटेड, जैसे प्रेगनेंसी से रिलेटेड अल्ट्रासाउंड होते हैं, तो उसमें जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक अर्ली स्कैन्स होते हैं, उसके लिए हमें फुल ब्लैडर चाहिए होता है। उसके बाद हमें ब्लैडर की ज़रूरत नहीं होती, अनलेस एंड अनटिल के कोई गायनाकोलॉजिस्ट हमसे प्लेसेंटा की पोजीशन मांग रही होती है। बास कंडीशंस ऐसी होती हैं कि जैसे लो लाइंग प्लेसेंटा होता है, प्लेसेंटा प्रीविया है, फिर उसमें मुख्तलिफ ग्रेडिंग्स होती हैं, उसको देखने के लिए हमें पार्शली फिल ब्लैडर चाहिए होता है। उस कंडीशन में फिर हम जो लेट प्रेगनेंसी होती है उसमें भी पेशेंट का थोड़ा बहुत ब्लैडर फुल करवाते हैं, ताकि प्लेसेंटा की प्रॉपर पोजीशन हमें मालूम हो सके, और मतलब गलत पोजीशन ना हो जाए कि ब्लैडर एम्प्टी है तो उसमें आपको लो लाइंग ही लगेगा और आप गलत रिपोर्ट जो है वो जनरेट ना कर दें। प्लेसेंटा प्रीविया से क्या मुराद है और लो लाइन प्लेसेंटा से क्या मुराद है? प्लेसेंटा प्रीविया और लो लाइंग, देखें प्लेसेंटा, लो लाइंग प्लेसेंटा ये कि वो प्रीविया नहीं है लेकिन सिर्फ लो लाइंग है, लोअर सेगमेंट है। उसकी कुछ मेजरमेंट्स होती हैं जो कि हम एज अ अल्ट्रासोनोलॉजिस्ट जो है प्लेसेंटा कहाँ एंड हो रहा है, और वो सर्विक्स की वो जो है हम देखते हैं कि कितनी मेजरमेंट आ रही है, उसके हिसाब से हम रिपोर्ट निकालते हैं कि नहीं जी ये लो लाइंग तो है लेकिन प्रीविया में नहीं आ रहा है ना। अब अगर वो उस क्राइटेरिया पे पूरा नहीं उतर रहा, उससे बहुत नीचे आ गया है, तो फिर हम उसको प्रीविया में मतलब करेंगे कि वो मार्जिनल है, कवरिंग द ऑस है, कम्प्लीटली कवरिंग द ऑस है, तो उसमें फिर मुख्तलिफ ग्रेडिंग्स होती हैं। पेशेंट जो होता है वो ज़्यादातर लोअर एब्डोमिनल पेन और सडन पर विजाइनल ब्लीडिंग के साथ आएगा। उसकी हिस्ट्री यही होगी कि मुझे अचानक से ब्लीडिंग आना स्टार्ट हो गई है या मुझे लोअर एब्डोमिनल पेन हो रहा है, तो उसमें ज़्यादातर जो है वो गायनाकोलॉजिस्ट वो लिख के भेजती हैं अपने प्रिस्क्रिप्शन
बीइंग फॉर प्लेसेंटल लोकलाइजेशन या प्लेसेंटल पोजीशन के लिए। अच्छा ठीक है, फाइन जी। आसिफ आप बताइएगा कि जो क्या कहते हैं, कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ मतलब किडनी के पेशेंट आ जाते हैं और वही बात है कि जिस तरह आपने बताया कि क्रिएटिनिन लेवल और ये सारी चीज़ें जो भी आपके इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो देखना बहुत ज़रूरी होता है, पर कुछ जगहों पर ये होता है कि चाहिए हमें कंट्रास्ट ही, पर क्रिएटिनिन लेवल भी बढ़ा हुआ है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है, तो उसमें फिर कैसे क्या करना चाहिए, क्या सूरत हाल है, कोई ऑल्टरनेटिव है आपके पास इसके? नहीं, इसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं होता। बेसिकली अगर हम क्रिएटिनिन लेवल हमारा बढ़ा हुआ होगा, अगर एबनॉर्मल होगा, तो और अगर हम उसमें कंट्रास्ट देते हैं तो हमारा प्रॉब्लली 90% चांस होता है कि हमारी किडनीज डैमेज हो जाएं। तो इसलिए हम प्रेफर करते हैं उनको प्लेन स्टडी के लिए। अगर हमें सिंपल किडनीज देखनी है तो हम उसके लिए सीटी स्कैन KUB करते हैं या अल्ट्रासाउंड KUB करेंगे उसके लिए, ताकि हमें जो हमें किडनी से देखना लाइक स्टोन है या ऐसी कोई एबनॉर्मलिटीज हमें देखनी है तो हमें इजीली पता चल जाए। ओके ग्रेट, जो मतलब इस तरह होता है तो इजीली जो है आप मालूम करते हैं, दैट्स वेरी ग्रेट। एक ब्रेक की जानिब चलते हैं, देखते रहिए हेल्थ टॉक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अल्ट्रासाउंड से रेलिवेंट हम बात कर रहे थे, अल्ट्रासाउंड की अहमियत के बारे में बात कर रहे थे। डॉक्टर साहिबा ज़रा मुझे बताइएगा कि जो अर्ली अल्ट्रासाउंड जो होता है, जब आप कोई भी प्रेग्नेंट लेडी डॉक्टर के पास जाती है तो पूछती है भाई क्या अल्ट्रासाउंड कौन सा करवाऊँ, कैसा करवाऊँ, अर्ली स्टेज में कराना चाहिए नहीं कराना चाहिए। अभी आपने बताया कि अर्ली स्टेज में यू नीड के ब्लैडर फुल हो, तो उसके बारे में बताइएगा कि क्या इम्पोर्टेंस है, क्या क्या प्रोसीजर है, किस तरह होता है? अच्छा, अर्ली स्कैन जो हम प्रेगनेंसी से रिलेटेड अल्ट्रासाउंड करते हैं बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। बाज़ गायनेकोलॉजिस्ट, कुछ पेशेंट्स को अपनी LMP बिल्कुल याद नहीं होती कि लास्ट टाइम कब उन्होंने मेंस्ट्रुएट किया था, उसके लिए कि पहले तो प्रेगनेंसी आप कंफर्म करें, ठीक है। प्रेगनेंसी कंफर्म हो गई तो उसके बाद ये होता है कि बाज़ दफ़ा प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव आ रहा होता है लेकिन उसको प्रेगनेंसी होती है तो वो अल्ट्रासाउंड के थ्रू ही वो डायग्नोस होता है। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि प्रेगनेंसी टेस्ट जो है वो पॉजिटिव होता है लेकिन हम जब पेशेंट का स्कैन करते हैं तो उसमें हमें इंट्रायूट्राइन प्रेगनेंसी बिल्कुल नज़र नहीं आ रही होती है। तो फिर हमारा मतलब डिफरेंशियल डायग्नोसिस की तरफ जाते हैं कि कहीं पेशेंट को एक्टोपिक प्रेगनेंसी तो नहीं हो गई है। और अर्ली स्कैन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक्टोपिक प्रेगनेंसी को डायग्नोस करने के लिए, क्योंकि वो एक बहुत ही लीथल कंडीशन भी साबित हो सकती है। अगर अर्ली डायग्नोस नहीं होता तो पेशेंट जो है ना वो इंटरनल रप्चर हो सकता है, ब्लीड कर सकता है, पेशेंट शॉक में जा सकता है, वो फिर अलग कंडीशंस होती हैं। तो उसके लिए मतलब हम ये सजेस्ट करते हैं पेशेंट को कि आप एक अर्ली स्कैन लाजमी करवाएं। उससे ये कि आपकी इंट्रायूट्राइन प्रेगनेंसी आपके प्रॉपर वीक्स आपको पता लग जाएंगे। लेकिन खुदा न खास्ता अगर आपकी प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है और इंट्रायूट्राइन प्रेगनेंसी नहीं आ रही है तो आपकी एक्टोपिक प्रेगनेंसी भी उसी में रूल आउट हो जाएगी और फिर फर्दर गायनेकोलॉजिस्ट जो है वो उसकी ट्रीटमेंट करेगी अकॉर्डिंग टू द नीड। बिल्कुल, इसका मतलब कि अर्ली स्कैन कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है कि अगर पेशेंट को इंट्रायूट्राइन ब्लीडिंग हो गई या फिर रप्चर हो गया तो वो हेमरेजिक शॉक में भी जा सकती है, हाइपोवॉल्यूमिक शॉक में भी जा सकती है और उसकी वजह से बहुत सारी डेथ्स भी होती हैं जो रिपोर्ट नहीं होती हैं। जाहिर सी बात है कि हम इतनी अवेयरनेस हमारे अंदर अभी तक नहीं आई है, लोग पेशेंट्स में इतनी अवेयरनेस नहीं है। मतलब अल्ट्रासाउंड से रिलेटेड तो बहुत सारी मिथ्स भी हैं। अक्सर पेशेंट्स हमारे पास आ रहे होते हैं कि जी मेरी मदर इन लॉ ने बोला, मेरी मदर ने बोला कि जी अल्ट्रासाउंड ज़्यादा नहीं करवाना चाहिए, अल्ट्रासाउंड अर्ली प्रेगनेंसी में नहीं करवाना चाहिए, 3 महीने आप रुक जाओ उसके बाद करवाओ। मैं नहीं समझती कि इसका हकीकत से कोई भी ताल्लुक़ है। अल्ट्रासाउंड सबसे सेफेस्ट मेथड है, उसमें रेडिएशन बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ साउंड हाई फ्रीक्वेंसी साउंड वेव्स होते हैं जिसके थ्रू एक इमेज जनरेट होती है स्क्रीन के ऊपर। और मतलब ये लोगों की अपनी एक सोच है बस कि वो अल्ट्रासाउंड करवाना बच्चे के लिए ख़राब होता है, बहुत ज़्यादा अल्ट्रासाउंड नहीं करवाने चाहिए। लेकिन हाँ, एंटीनेटल अल्ट्रासाउंड का भी एक प्रॉपर प्रोटोकॉल होता है कि हर ट्राइमेस्टर में एक अल्ट्रासाउंड करवाना चाहिए जो कि एक नॉर्मल रूटीन में है। अनलेस एंड अनटिल के पेशेंट को कोई एबनॉर्मलिटी है, कोई पैथोलॉजी है तो फिर उसमें 3 या 4 से ज़्यादा अल्ट्रासाउंड भी उसके हो सकते हैं पूरे 9 महीने में। लेकिन ये कि वैसे अगर बहुत स्मूथ प्रेगनेंसी चल रही है तो फिर आपके हर ट्राइमेस्टर में एक अल्ट्रासाउंड होगा, रूटीन एग्जामिनेशन जो होता है अल्ट्रासाउंड का, और लास्ट ट्राइमेस्टर में आपके 2 अल्ट्रासाउंड होते हैं। अच्छा, लास्ट ट्राइमेस्टर उसमें आपके 2 अल्ट्रासाउंड होते हैं। गुड, ओके। अच्छा आसिफ साहब, ज़रा मुझे ये बताएं कि जो MRI होता है एक जॉइंट का होता है, डिफरेंट बोन्स का होता है, इसमें एक प्रॉब्लम ये होती है कि टाइम बहुत लगता है, क्या वजह होती है, इतना टाइम क्यों लगता है? बेसिकली ये मैग्नेटिक फील्ड है और इसमें जो है जितने भी हम सीक्वेंसेस करते हैं कि वो एक
MRI के अंदर तकरीबन 9 सीक्वेंसेस होते हैं और हर सीक्वेंस मिनिमम 3 मिनट्स का होगा ऑलमोस्ट, या 4 मिनट्स का होगा, क्योंकि बेसिकली ये मैग्नेटिक फील्ड है, तो जिसकी वजह से जो है ये इसमें टाइम लगता है, इनका टाइम टाइम पीरियड के हिसाब से होता है कि कभी आधे घंटा का हो गया, 1 घंटे का हो गया, कभी 45 मिनट का हो गया। पर वही बात है, पर पेशेंट इसमें हेजिटेट बहुत ज़्यादा होता है ना, बड़ा मुश्किल होता है हमारा कराना। तो इसके लिए मैं कह रही हूँ कि कुछ अच्छा से कुछ ऑल्टरनेटिव बता दें। इसका ऑल्टरनेटिव नहीं होता बेसिकली, क्योंकि अगर इसमें रेडिएशंस होती तो इसमें क्या कहते हैं उसे, ये भी CT स्कैन और एक्सरे की तरह विद इन मिनट हो जाता, क्योंकि बेसिकली ये सेफेस्ट वो है मेथड है कि आप सॉफ्ट टिश्यूज के बारे में आप मालूम कर रहे होते हैं, इसलिए जो है हमारा जो सेफिस्ट भी होता है उसके अंदर कोई रेडिएशन भी नहीं होती है, और होता ये है कि आप जाहिर सी बात है एक मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू इंटरनल बॉडी के ऑर्गन्स को देखना चाह रहे हैं, डायग्नोस करना चाह रहे हैं, तो उसका थोड़ा टाइम रिक्वायरमेंट भी होता है। जी डॉक्टर साहब, ज़रा मुझे आप ये बताएं कि एक और मिथ है जो लोगों में बड़ी पाई जाती है कि अगर मैदे में दर्द है या एब्डोमेन में दर्द है, या चाहे चले एब्डोमेन का तो समझ आता है, पर मैदे में दर्द है तो लोग कहते हैं कि जाके अल्ट्रासाउंड करवा लें। क्या हकीकत से इसका ताल्लुक है? ये मिथ जो है मैं समझती हूँ 99% जो पेशेंट्स आते हैं जो प्रिस्क्रिप्शन लेके आते हैं जी आपको, क्योंकि हमारा पहला काम यही होता है कि स्कैन स्टार्ट करते हैं तो हम पूरी हिस्ट्री लेते हैं। हिस्ट्री के बगैर तो आप किसी भी डायग्नोसिस पे नहीं पहुंच सकते कि आपको क्या प्रॉब्लम है, क्या तकलीफ़ है। तो 99% पेशेंट का यही होता है कि मुझे मैदे में दर्द है, मुझे मैदे में तकलीफ़ है, तो मुझे मेरा मैदा ख़राब रहता है, तो डॉक्टर ने बोला कि जाके आप पेट का अल्ट्रासाउंड करवा लें। तो मैदे का बेसिकली अल्ट्रासाउंड से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। अगर आपको फिर हम स्पेसिफिकली कहते हैं कि जी अगर आपको मैदे का कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए H पाइलोरी का एक ब्लड टेस्ट होगा, और उसके साथ जो है वो बैरियम एक्सरे जो है ना वो हम लोग रिकमेंड करते हैं कि आप वो करवा लें। लेकिन क्योंकि पेशेंट आया है तो लाजमी हमें करके देना है। लेकिन ये लोगों में एक ख्याल पाया जाता है कि अल्ट्रासाउंड में आपकी क्योंकि सारे इंटरनल ऑर्गन्स नज़र आ रहे हैं तो आपका मैदा भी नज़र आ रहा होगा, जो कि नहीं नज़र, मतलब मैदा सिर्फ इतना सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम नज़र आ रहा होता है कि आप जब पानी पीते हैं तो वही विजुलाइज हो रहा होता है, प्रॉपर स्टमक आपका नज़र नहीं आता। क्या वजह है, क्यों नज़र नहीं आता, मुझे भी बता दें। जाहिर सी बात है, हर टेस्ट बना इसलिए, इन्वेस्टिगेशंस हर डिवाइड इसीलिए हुई भी हैं कि चेस्ट एक्सरे अलग चीज़ होती है, CT स्कैन अलग चीज़ होती है, सॉफ्ट टिश्यूज़ जिस तरह MRI के लिए बात की कि हम उसमें सॉफ्ट टिश्यूज़ को देखने के लिए कर रहे होते हैं, ब्रेन का MRI करवा रहे होते हैं। तो हर टेस्ट की अपनी एक वर्थ है, अहमियत है। लोग जो है ना, ये आपकी बात बहुत बजा है कि लोगों का कुछ समझ नहीं आता है कि लोग इस तरह के अजीब व गरीब सवालात करते हैं कि मतलब इंसान को थोड़ा हंसी भी आती है, सम टाइम गुस्सा भी आ जाता है कि यार क्या मतलब, गूगल पर आप पढ़ रहे हो, गूगल पर डॉक्टर बन जाते हैं, वहीं से फिर आके और सवाल करते हैं, बिला वजह अपना भी टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं और डॉक्टर्स का भी साथ में टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं कि अच्छा मैंने ये किया, तो खुद ही सवाल कर रहे होते हैं, खुद ही जवाब दे रहे होते हैं कि क्या ये टेस्ट मैंने इस बार कराया था तो क्या दोबारा करा लूँ, मैं इस डेट को करा लूँ। और अगर हम मना भी करते हैं तो इतने लकीर के फ़कीर होते हैं, करके वही आते हैं जो उनका दिल चाहता है। तो लोगों के अंदर या तो बहुत कुछ एक्स्ट्रा लोग केयरिंग होते हैं अपने मामलात को लेकर, और कुछ तो बहुत सुभान अल्लाह होते हैं कि जिनकी बीमारी कोई चौथे पांचवें स्टेज पे पहुंची हुई होती है, तब जाके उनको ख्याल आता है कि शायद कोई तकलीफ है हमें, हम जाके कोई इन्वेस्टिगेशन करवा लें। इसी तरीके से प्रेगनेंसी में भी होता होगा, बहुत सारी खवातीन ऐसी आती होंगी आपके पास भी कि जिनका कोई अल्ट्रासाउंड होता ही नहीं होगा पूरी प्रेगनेंसी में। बिल्कुल ऐसा ही होता है, और मतलब इस तरह के भी पेशेंट्स होते हैं, लेकिन वो ज़्यादातर जो हमारे इंटीरियर से बिलोंग करती हैं, चाहे वो सिंध से हों या पंजाब से हों, तो वो फ़ीमेल्स का रेशो ज़्यादा होता है। जो कि पंजाब से जी अभी मैं 15 दिन पहले ही आई हूँ, लेकिन मैंने अभी तक कोई अल्ट्रासाउंड नहीं करवाया, उनको अपनी लास्ट LMP भी मतलब वो याद नहीं है, तो वो बड़ा फिर डिफ़िकल्ट होता है। और उसमें ये है कि हम भी बड़े कॉन्शियस होते हैं कि अल्लाह ना करे कि कोई एबनॉर्मलिटी भी बच्चे में ना हो, क्योंकि उसका कोई स्कैन किया हुआ ही नहीं है ना पहले से। ऐसे भी बहुत सारी पेशेंट्स आती हैं, लेकिन हाँ हम बड़े शहरों में अगर देखें तो उसमें ये रेशो बहुत कम पाया जाता है। लोगों में अवेयरनेस है इतनी कि इस तरह से भी फ़ीमेल्स आती हैं कि जी मुझे बच्चे की हरकत महसूस नहीं हो रही है, 24 घंटे में नहीं फ़ील हुई है, तो वो ख़ुद से ही मतलब बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के भी सिर्फ ये पता करने के लिए कि जी मेरा बच्चा बिल्कुल ठीक है, वो आ जाती हैं चेक करवाने के लिए। लेकिन ये रेशो भी है, लेकिन वो थोड़ा जो इंटीरियर से बिलोंग करती है उन पेशेंट्स में ये ज़्यादा है। डॉक्टर साहब, बहुत सारे पेशेंट जो है अपना
ये चेक कराने के लिए, जिस तरह आपने बताया कि उनको बच्चे की धड़कन महसूस नहीं हो रही, तो वो अपना क्या कहते हैं नॉर्मल कोई कार्डियक टेस्ट भी तो करा सकते हैं बच्चे की दिल की धड़कन को महसूस करने के लिए। जाहिर सी ज़रूरी है कि वो अल्ट्रासाउंड ही करवाएं, आप उनको रेकमेंड करते हैं? वो क्या गायनाकोलॉजिस्ट जो है ना, उनके पास अपने इक्विपमेंट्स होते हैं जिसके थ्रू जो है वो बच्चे की हार्ट बीट, लेकिन फिर गायनाकोलॉजिस्ट का भी यही होता है कि अगर बाज़ दफ़ा बच्चा जैसे ब्रीच पोजीशन में है, केफेलिक पोजीशन में नहीं है, और उसमें अगर उनको थोड़ी सी भी फीटल हार्ट बीट कम महसूस होती है, तो फिर भी वो अल्ट्रासाउंड के लिए ही भेजते हैं पेशेंट को कि आप फीटल हार्ट बीट, मतलब वो लिख के भी देते हैं कि प्रॉपर हमें कि ये कितनी बीट्स पर मिनट आ रही है वो आप हमें लिख के बताएं, लाइकर चेक करके बताएं बच्चे का कि कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है, फीटल मूवमेंट हो रही है कि नहीं हो रही है। तो फाइनल जो है वो गायनाकोलॉजिस्ट भी जो है वो हमारे पास ही पेशेंट को रिकमेंड करती है कि आप जाके अल्ट्रासाउंड ही करवाएं और उस पर कंफर्म करें। ओके फाइन। आसिफ साहब ज़रा ये बताइएगा मुझे कि जो मैग्नेटिक एक तो रेजेस हैं अल्ट्रा MRI में और CT स्कैन में, एक इसकी वजह ये है कि मतलब चले मैग्नेटिक रेजेस हैं, टाइम ज़्यादा लग रहा है, मशीन का यूज़ ज़्यादा है, पर ये इतना कॉस्टली क्यों होता है? और अगर ये है तो मतलब इसको रिपीट भी करवाया जाता है, बार बार मतलब कराया जाता है, तो क्या मतलब इसकी वजह क्या है कि ये इतना कॉस्टली होता है? मशीन की वजह से कॉस्टली होता है या कोई और वजह होती है? एक ब्रेक की जानिब चलते हैं, फिर आपसे इसके सवाल के बारे में भी मालूम करेंगे कि क्यों होता है। एक ब्रेक की जानिब चलते हैं, देखते रहिए हेल्थ टॉक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम बात कर रहे थे MRI CT स्कैन की कि ये इतना कॉस्टली क्यों होता है, और अगर बार बार रिपीट करवाना पड़ता है तो भी पेशेंट्स जो मतलब इवन मिडिल क्लास फैमिली के लिए भी थोड़ा बहुत मुश्किल हो जाता है कि इसकी कॉस्ट जो है वो स्टार्ट ही 8,000 से लेके 24,000 तक जाती है। वेरी करती है मशीन पर, वेरी करती है इक्विपमेंट्स पर, वेरी करती है टेस्ट पर कि कौन सा करवा रहे हैं, कंट्रास्ट करवा रहे हैं, प्लेन करवा रहे हैं। तो ज़रा ये भी मालूम करते हैं कि क्या वजह होती है, क्यों ये महंगा होता है, क्यों जो है इसको रिपीट भी करवाया जाता है महंगा होने के बावजूद भी। हम आसिफ साहब से पूछते हैं कि क्यों ये इतना एक्सपेंसिव होता है? देखिए, एक तो क्या कहते हैं इससे मशीन की कॉस्ट है कि एक तो मशीन ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, सेकंड फिर एक तो स्कैन की टाइमिंग ज़्यादा है प्लस सीक्वेंसेस ज़्यादा हैं, और जिसकी वजह से जो हम पेशेंट्स को स्कैन्स देते हैं यानी कि हार्ड कॉपीज़ जो देते हैं फिर उनकी कॉस्ट होती है। क्योंकि अगर जैसे कि एक्सरे देखें, अगर एक्सरे करते हैं तो एक्सरे की मशीन की कॉस्ट उससे कम है, और उसमें एक्सरे भी आपको जस्ट एक एक्सरे मिलता है, और जो CT स्कैन होता है या MRI होता है बेसिकली इसकी मशीन की कॉस्ट ज़्यादा है, और साथ में जो है इसके स्कैन भी ज़्यादा होते हैं, इमेजेस ज़्यादा हैं, फिर हार्ड कॉपीज़ ज़्यादा हैं, तो उन सब की कॉस्ट की वजह से जो है ये स्कैन कॉस्टली हो जाता है। कॉस्टली हो जाता है, ठीक है। अच्छा, वो कुछ ऐसा भी होता है कि कुछ जगहों पे बहुत कम चीपेस्ट प्राइस में किया जाता है, कुछ जगहों पे ज़्यादा महंगा होता है, उसकी क्या वजह होती है? उसकी वजह देखिए यही होती है कि बहुत सारी जगहों पे एक तो फिल्म क्वालिटी एक तो इमेज क्वालिटी जो होती है वो आपकी अच्छी नहीं होती, सेकंड आपके पास हार्ड कॉपी तो कम से कम कर देते हैं। लाइक अगर किसी को 4 देनी है तो वो 2 कर देते हैं कि जी किसी के 2 में आप काम चला दें। उनके मरीज़ जो आ रहा, मरीज़ को नहीं पता होता कि हमने क्या किया, या आपने जो आपने स्कैन करवाया उसने आपको दिखा दिया कि हाँ मैंने कर दिया, लेकिन उनकी यही वजह होती है, एक तो इमेज कम हो गई, सेकंड जो उसका स्कैन टाइम था वो भी कम हो जाएगा, क्योंकि वो कुछ सीक्वेंसेस करेंगे कुछ नहीं करेंगे, फिर आधा स्कैन किया आपको दे दिया, आपका काम हो गया। इसीलिए जब वो आगन जाएगा या कहीं और जाता है, ये हमारे पास आता तो वो बोलता है जी आप लोग तो बहुत कॉस्टली हैं, क्योंकि हमने काम पूरा किया पेशेंट का, क्योंकि हमारे पास स्कैन भी लाइक अगर हमने किसी पेशेंट को 8 या 10 फिल्में दी हैं, स्कैन्स दिए हैं, तो वो साथ अगर वो बोलता है कि जी मैं फला जगह गया था उसने मुझे 2 दिए हैं, तो सारी कॉस्ट भी यहाँ बढ़ जाती है आपकी। बिल्कुल बिल्कुल सही फरमाया आपने। डॉक्टर साहब ज़रा मुझे ये बताइएगा कि जो फीटल एबनॉर्मलिटीज़ होती हैं उसकी क्या अहमियत होती है, और दूसरा जेंडर लोग बहुत मालूम करने की कोशिश कर रहे होते हैं, बहुत ही मालूम कर रहे होते हैं। एक्चुअली हर पेशेंट का ये सवाल, अभी हम लोग प्रोब रखते ही हैं, पेशेंट को बिस्मिल्लाह करके स्टार्ट करते हैं, तो डॉक्टर साहब लड़का है या लड़की है ये ज़रूर बताएं हमें। तो वो असल में साथ जो मदर इन लॉ होती है, मदर होती हैं, उनको ज़्यादा वो होता है, माँ और बाप से ज़्यादा उनको ये शौक़ बहुत ज़्यादा होता है कि जी लड़का है या लड़की है ये ज़रूर पता लगे हमें। बिल्कुल, तो क्या आप बता देती हैं? वेल बेसिकली ऐसे हमें अलाउ तो नहीं है ना, अब तो शायद गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से भी इसके ऊपर थोड़ी पाबंदी लग गई है, क्योंकि पाकिस्तान में भी जो है वो अबॉर्शन के केसेस बहुत बढ़ गए। जैसे पता लग जाता है अर्ली प्रेगनेंसी में या ऐसे कि जी लड़की है, तो यहाँ पे भी इंडिया की तरह से हुआ तो
अब हमारी गवर्नमेंट भी इसके ऊपर काफ़ी सख्ती कर रही है, हॉस्पिटल्स में भी मना हो गया है कि नहीं बताना चाहिए ना, क्योंकि हमें आगे जो हमारे पास तो एक पेशेंट आया लेकिन उसके पीछे क्या बैकग्राउंड है, उसने ये पता करने के बाद किस तरह से रिएक्ट करना है, तो वो एक हिसाब से वो फिर बड़ा डेंजरस भी हो सकता है बाज़ दफ़ा। तो फिर ये कि मना किया जाता है कि ना बताएं तो बेहतर है ना। अच्छा, ना बताएं तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। अच्छा, पर कुछ कुछ ऐसे भी होते हैं कि जिनको लड़कियों का शौक होता है, तो जी हाँ, लड़कियों का अब ये थोड़े एक्सेप्शनल केसेस होते हैं कि जी मेरे 3 बेटे हैं और अब मैं क्योंकि बस अब ये लास्ट बेबी है तो बस मैं दुआ कर रही हूँ कि जी लड़की हो जाए तो बस उसके बाद मेरी फैमिली कंप्लीट हो जाए, मुझे और बच्चे नहीं चाहिए, इस तरह से। लेकिन ये बहुत कम होता है, मतलब ज़्यादातर जो हमारी सोसाइटी है या हमारी जो ट्रेडिशंस चली आ रही हैं लोगों का यही होता है कि लड़कियाँ नहीं लड़के ही होने चाहिए। तो इसी वजह से मतलब थोड़ा अवॉइड करना चाहिए, अवॉइड करें तो ज़्यादा बेहतर होता है। और अगर आपको कोई बैकग्राउंड वगैरह पता है कि ठीक है ऐसी फैमिली नहीं है कि खुदा ना खास्ता जाके कोई नेगेटिव उसका इम्पैक्ट लेगी या ख़राब निकलेगा तो बता भी दें, लेकिन वैसे अलाउ नहीं है, अलाउ नहीं है कि है। आप जो हाँ। है वो बताएं। अच्छा से ये फीटल एबनॉर्मलिटीज़ जो होती हैं, जब बेबी के अंदर जो चेंजेस आती हैं या बेबी के अंदर जो एबनॉर्मलिटीज़ होती हैं, उसका क्या रोल होता है? देखिए, फीटल एबनॉर्मलिटी और अल्ट्रासाउंड ये हम लोगों का फर्स्ट ट्राइमेस्टर से ही स्टार्ट हो जाता है ना, और जितनी जल्दी ये एबनॉर्मलिटीज़ हमारी डिटेक्ट हो जाएं उतना अच्छा होता है डिसीजन लेना ना। क्योंकि अब देखिए जैसे फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हम लोग करवाते हैं नकल थिकनेस का टेस्ट होता है, एनटी टेस्ट करके अक्सर गायनाकोलॉजिस्ट लिख के भेज रही होती हैं, तो दैट इज़ फ्रॉम 11 to 14 वीक्स, 11 to 14 वीक्स के बीच में ये स्कैन हो जाना चाहिए ना। अब उसकी एक पर्टिकुलर मेजरमेंट होती है नॉर्मल और एबनॉर्मल की, अगर वो नॉर्मल रेंज में आ रहा है तो दैट इज़ वेल, लेकिन अगर एबनॉर्मल रेंज में आ रहा है तो हम उसको मेंशन करके डॉक्टर के पास भेजते हैं। फिर दूसरे भी कुछ उससे रिलेटेड टेस्ट वगैरह होते हैं जिस पे ये होता है कि अर्ली डायग्नोसिस हो जाती है कि कोई फीटल एबनॉर्मलिटी है, तो फिर थेराप्यूटिक अबॉर्शंस जो होते हैं ना वो उसकी तरफ डॉक्टर मतलब पेशेंट को कन्विंस करने की कोशिश करता है। फिर उसके बाद कंजेनाइटल इनॉमली स्कैन जो बेसिकली इनॉमली स्कैन के नाम से है, और आजकल इसकी अवेयरनेस बहुत ज़्यादा होती जा रही है। जब जैसे हमने अल्ट्रासाउंड स्टार्ट किया था तो उस वक्त बहुत कम होती थी, लेकिन अब काम करते हुए 7 साल हो गए तो अब मैं देखती हूँ कि डॉक्टर्स बहुत ज़्यादा करवा रही होती हैं। तो मैं कहती हूँ कि हर प्रेग्नेंट फ़ीमेल को इनॉमली स्कैन अपना लाजमी करवाना चाहिए। 18 वीक्स की से लेके 24 वीक्स की जो प्रेगनेंसी होती है इस दौरान एनॉमली स्कैन होता है अर्ली डायग्नोसिस के लिए कि अल्लाह ना करे कि फीटल कोई एबनॉर्मलिटी है उसको पकड़ने के लिए। तो उसमें ये होता है कि खुदा न खास्ता अगर कोई एबनॉर्मलिटी आ रही है तो उसमें आप थेराप्यूटिक अबॉर्शन या किसी जो भी उससे रिलेटेड ट्रीटमेंट है उसकी तरफ आप जा सकते हो। लेकिन आप अगर 24 वीक्स के बाद करवा रहे हो, जैसे 3rd ट्राइमेस्टर में आप एनॉमली स्कैन करवा रहे हो, ठीक है हम करके दे देंगे, लेकिन फिर वो यूजलेस होता है। खुदा ना खासा कोई एबनॉर्मलिटी डेवलप होनी है तो वो तो ऑलरेडी हो चुकी होती है ना। डॉक्टर साहिबा, जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से भी कुछ रूल्स बनाए गए हैं कि कुछ बच्चे होते हैं जो एबनॉर्मल होते हैं और वो डायग्नोस हो जाता है उसमें, तो फिर कब तक अबॉर्ट कर सकते हो उस बच्चे को? क्योंकि अगर सीपी चाइल्ड है या फिर इस तरह का बच्चा है तो वो तो पता चल जाता है अल्ट्रासाउंड में, तो फिर उसके लिए क्या काउंसलिंग होती है, क्या रूल्स होते हैं? यही मैं आपको बता रही हूँ कि एनॉमली स्कैन करवाया ही इसीलिए जाता है, 18 to 24 वीक्स के दौरान करवाया जाता है, क्योंकि यही टाइम पीरियड होता है थेराप्यूटिक अबॉर्शन के लिए। क्योंकि वो फिर एक आपका एक लीगल राइट है मतलब गवर्नमेंट की तरफ से कि अब एक बच्चा है मतलब वो भी सारी ज़िंदगी सफ़र करेगा, अगर वो सरवाइव कर जाता है डिलीवर हो मतलब मदर डिलीवर कर देती है उस बच्चे को तो लाजमी बात है फिर उसकी भी आगे की जो लाइफ है वो पूरी नॉर्मल तो नहीं है ना, मतलब वो भी एक तकलीफ़ में है और पेरेंट्स भी तकलीफ़ में हैं। तो इसीलिए एनॉमली स्कैन की बहुत इंपॉर्टेंस होती है और हम तो अब बहुत ज़ोर देते हैं और आपके थ्रू मैं यहाँ भी लोगों को ये बोलूँगी कि एनॉमली स्कैन लाजमी हर प्रेग्नेंट फ़ीमेल को ज़रूर करवाना चाहिए अपना। कभी कभी ऐसा भी होता है कि शुरू में एनोमली अगर आपकी नहीं मिली, कोई भी एबनॉर्मलिटी नहीं मिली और बाद में मिली, तो फिर क्या करना चाहिए ऐसी सूरत हाल में? नहीं, ऐसा नहीं होता। देखिए ना कि एबनॉर्मलिटी जो डेवलप होनी होती है क्योंकि बेबी फीटस के जितने भी ऑर्गन्स होते हैं वो 24 वीक्स तक तकरीबन सारे बन जाते हैं ना, उसके बाद तो उसकी ग्रोथ स्टार्ट मतलब अच्छा, होती है। ये एक्सेप्शनल केस होते हैं कि लोग बिल्कुल एंड में जाके करवा रहे हैं, फिर वहां पर फिर राइट नहीं होता। इतनी अवेयरनेस नहीं है ना बेसिकली ये कि
मैं तो कहती हूँ बहुत सारी डॉक्टर्स को भी इतनी अवेयरनेस नहीं है, वो लाइक 30 वीक्स 31 वीक्स पे नॉर्मली स्कैन लिख के दे रही होती हैं, 35 वीक्स पे नॉर्मली स्कैन लिख के दे रही होती हैं। अब उस वक्त अगर फॉर एग्जांपल अगर फीटस को कोई प्रॉब्लम आ भी गया तो आप उसका क्या हल निकालेंगे? लाजमी अब आपको डिलीवर तो करना ही है ना उसी हालत में उसको। तो अर्ली स्कैन का मकसद यही होता है कि अर्ली डायग्नोसिस हो जाए और उसके हिसाब से ट्रीटमेंट की जाए। बिल्कुल बिल्कुल सही है। आसिफ साहब, ज़रा आप बताइएगा हमारे व्यूवर्स को जो अभी प्रोग्राम देख रहे हैं, शॉर्ट सा मैसेज दिएगा कि MRI CT स्कैन और ये सारी चीज़ें कितनी अहमियत रखती हैं। कोई भी जो बीमारी होती है उसके लिए आपको करवाना चाहिए, ये ना देखें कॉस्ट कितनी ज़्यादा है, आपको अपनी बीमारी को पहले देखना चाहिए। इस बारे में भी आप थोड़ा छोटा से शॉर्ट सा पैगाम दे दें हमारे व्यूवर्स को। डॉक्टर साहब आपकी जानिब भी आऊँगी, पहले आप पैगाम दे दें। देखिए, सबसे पहले तो मैं सबको कहना चाहूँगा कि अगर मिसाल के तौर पे हमें खांसी होती है या बुखार होता है तो हम इसको नॉर्मली ना लें। बेहतर है कि हम अपना एक एक्सरे करवा लें सिंपल, क्योंकि ज़्यादा कॉस्टली नहीं पड़ता। क्योंकि लोग ज़्यादातर ये देखते हैं कि कॉस्टली होगा तो इसलिए हम अभी नहीं करवा रहे हैं, बाद में करवाएंगे, लेकिन इसको करवाएं और ताकि आपको आगे किसी मज़ीद बीमारी में ना मुब्तला होना पड़े। इसलिए कम से कम टाइम में और पहले से पहले ही हमें पता चल जाए कि हमें कि मालूम है कि खांसी हो रही है, ऐसा ना हो कि बढ़ के आगे जाके एक बड़ी बीमारी हो जाए। तो बेहतर है उसको पहले ही हम कवर कर जाए, पहले ही उसको देख लेना चाहिए। जी डॉक्टर साहब, आप क्या पैगाम देना चाहेंगे हमारे व्यूवर्स को? अल्ट्रासाउंड से रिलेटेड तो मैं यही बोलूँगी कि अर्ली प्रेगनेंसी स्कैन, जैसे मैंने बोला कि अगर फीमेल से रिलेटेड है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक्टोपिक प्रेगनेंसी को डायग्नोज करने के लिए। ये भी आजकल एक बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता जा रहा है कि एक्टोपिक प्रेगनेंसीज़ के का रेशो बढ़ता जा रहा है ना, और ये कि आप किसी की जान बचा सकते हैं बेसिकली। खुदा न खास्ता फीटस में अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो आपको अर्ली डायग्नोसिस हो जाएगा, तो उससे भी बहुत सारे प्रॉब्लम आप टाइम से पहले सॉल्व कर सकते हैं ना। और मतलब ये कि अगर कोई प्रॉब्लम आपको फील हो रहा है तो एक दफ़ा चाहे वो एब्डोमिनल हो, पेल्विस हो या ऑब से रिलेटेड स्कैन हो, करवा लेने में कोई हर्ज नहीं होता है ना। इससे ये है कि अल्लाह करे कि आपका वो स्कैन नॉर्मल आए, हम भी यही बोलेंगे कि नॉर्मल आए, लेकिन ये कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो अर्ली डायग्नोसिस हो जाती है और उस पर यह कि आप बाद की बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन से आप लोग बच जाते हैं। जो बाज़ पेशेंट्स जो होते हैं कि वो आखिर तक छोड़ देते हैं, बाद में करवा लेंगे, बाद में देख लेंगे, बाज़ दफ़ा फिर ये कि एंड टाइम पे उनको बहुत मुश्किलात आती हैं। जाहिर सी बात है, बाद में अगर वक्त निकल जाता है तो उन पेशेंट्स को भी बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है और बहुत सारे जो है वो मामला भी फेस करने पड़ते हैं। आई होप सो कि आपको हमारे प्रोग्राम से काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अपनी मेज़बान फलक कादिर को इजाज़त दीजिएगा। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।